एक व्यक्ति जो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि जंगल के अंदर कुछ कुत्ते एक मिट्टी से भरे गड्ढे को खोद रहे थे। गड्ढे के पास जब पहुंचता है तो गड्ढे के अंदर का नज़ारा देख एकदम से डर जाता है। दरअसल गड्ढे के अंदर उसे एक मानव शरीर का हाथ दिखाई देता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है वहाँ से भागते दौड़ते गाँव में जाता है और इस बात की जानकारी गाँव के लोगों को देता है। लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चलती है और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है उड़ीसा प्रदेश की। उड़ीसा का एक ज़िला पड़ता है नौरंगपुर और इसी नौरंगपुर का एक थाना पड़ता है रायघर। रायघर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बागबेड़ा और इसी बागबेड़ा गांव का रहने वाला लुद्दूराम गोंड। लुद्दूराम की पत्नी का नाम है मृदुला। लुद्दूराम जो किसानी का काम करता है। लुद्दूराम के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम सौम्या, दूसरा बेटा माधव और सबसे छोटी बेटी पार्वती। सौम्या की शादी कर चुका है। माधव अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है तो वहीं पार्वती इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद बगल के ही मार्केट में सिलाई का काम सीखती है। बात कर रहा हूं मैं 23 नवंबर 2023 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल पार्वती हर रोज़ की तरह अपने सेंटर पे जाती तो है लेकिन देर शाम 5 बजे तक जब अपने घर पे नहीं आती है उसकी माँ मृदुला परेशान हो जाती है। अपने बेटे माधव से कहती है कि ज़रा पार्वती के नंबर पे फ़ोन करके देख वो कहाँ रह गई। माधव जब अपनी बहन के नंबर पे फ़ोन करता है तो अब पार्वती का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए माधव अपनी बहन के बारे में पता लगाने के लिए उसके सिलाई सेंटर पे जाता है तो माधव को मालूम चलता है कि दरअसल पार्वती आज अपने सिलाई सेंटर पे आई ही नहीं है। इधर करीब 6 बजे के आसपास पार्वती के पिता लुद्दूराम जब अपने घर पे पहुंचता है मृदुला सारी बात अपने पति से बताती है। लुद्दूराम को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी अभी तक घर पे नहीं आई है, लुद्दूराम अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि पार्वती अपनी सहेली निर्मला के पास चली गई होगी। निर्मला जो पार्वती के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बगल के गांव की रहने वाली है। इसीलिए अब लुद्दूराम अपनी बेटी को पता लगाने के लिए निर्मला के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन शाम के वक्त जब निर्मला के घर पे पहुंचता है, निर्मला जब लुद्दूराम को देखती है देखकर एकदम से चौंक जाती है। साथ ही साथ लुद्दूराम से सवाल करती है कि इतने शाम के वक्त आप मेरे घर पे क्यों आए हैं। इस पे लुद्दूराम पार्वती को लेकर सारी बात निर्मला को बताता है। इस पे निर्मला कहती है कि ना तो पार्वती आज मेरे घर पे आई है और ना ही आज उसने फ़ोन पे मेरे से बातचीत किया है। मैं अभी उसके नंबर पे फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि वो कहाँ पे रह गई है। निर्मला जब अपनी सहेली पार्वती के नंबर पे फ़ोन करती है तो अभी भी पार्वती का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। इसीलिए अब खुद निर्मला भी लुद्दूराम के साथ पार्वती को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर पार्वती का पूरा परिवार उसे हर जगहों पे ढूंढते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी ना तो पार्वती घर पे आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 24 नवंबर को सुबह सुबह लुद्दूराम अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर के इसी रायघर थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है साथ ही साथ लुद्दूराम से सवाल करती है कि क्या तुम्हें शक है कि कोई तुम्हारी बेटी का अपहरण कर सकता है। इस पर लुद्दूराम पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ, भला कोई मेरी बेटी का अपहरण क्यों करेगा। पुलिस फिर से लुद्दूराम से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई रंजिश है। इस पर लुद्दूराम पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरा किसी के साथ में कोई झगड़ा तकरार भी नहीं है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ पार्वती को ढूंढना भी शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 4 दिन का और भी समय गुजर जाता है लेकिन बावजूद इसके ना तो पार्वती का कुछ पता चलता है और ना ही वो अपने घर आती है। पर जैसे ही 5 दिन का समय गुजरता है आखिरकार 23 नवंबर को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब गुरुमडीह गांव के बगल जंगल में दरअसल एक गड्ढे में मानव शरीर का हाथ दिखाई दे रहा है जहां पे गांव के तमाम लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ जंगल में उस घटनास्थल पर जाती है और जाकर के उस गड्ढे को खोदती है। पुलिस जब गड्ढे को खोदती है तो आखिरकार उस गड्ढे से एक लड़की की डेड बॉडी बरामद होती है। दरअसल उसका डेड बॉडी जो 31 टुकड़ों में अलग हो चुका था।
पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पार्वती ही है। पार्वती की जैसे ही शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी पार्वती के परिवार वालों को देती है। इधर पार्वती के परिवार वाले जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी को जब देखते हैं सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। लेकिन गांव के लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं पुलिस को लेकर के नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर लुद्दू राम के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले पार्वती की सहेली निर्मला के घर पे जाती है, क्योंकि पार्वती जब अपने घर से निकली थी अपनी माँ से बता करके गई थी कि शाम के वक्त जब मैं सेंटर से निकलूँगी अपनी सहेली निर्मला से मिलते हुए आऊँगी। पुलिस जब निर्मला के पास पहुँचती है सबसे पहले निर्मला से पार्वती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। निर्मला पुलिस वालों को एक ही जवाब देती है कि ना तो साहब उस दिन मेरा पार्वती से कोई बातचीत हुआ था और ना ही वो मेरे घर पे आई थी। लेकिन पुलिस को न जाने क्यों निर्मला के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब निर्मला के ऊपर दबाव डालने लगती है। पुलिस जब निर्मला से एक पर एक कई तरह का सवाल करना शुरू करती है तब जाकर के निर्मला पुलिस वालों से कहती है कि साहब पार्वती के एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम है चंद्रा राउत। चंद्रा राउत जो उसी गुरुमडी गांव का रहने वाला है जिसके बगल के जंगल में पार्वती का डेड बॉडी मिला था। निर्मला जैसे ही चंद्रा राउत का नाम लेती है पुलिस अब चंद्रा राउत से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है और चंद्रा राउत को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर चंद्रा राउत से पार्वती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे चंद्रा राउत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे पार्वती के हत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस जब चंद्रा राउत के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू करती है आखिरकार चंद्रा राउत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन चंद्रा राउत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पार्वती के परिवार वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब पार्वती की अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद से बगल के मार्केट में सिलाई का काम सीखने के लिए जाना शुरू कर देती है। करीब 2 साल पहले एक दिन पार्वती जब बस अड्डे पे खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रही थी अपने सिलाई सेंटर जाने के लिए, वहीं पे चंद्रा राउत अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है और पार्वती से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मार्केट जाने वाली हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ सकता हूँ। बाइक पे जब छोड़ने के लिए कहता है ये सुनकर पार्वती भी सोच में पड़ जाती है। चंद्रा राउत से सवाल करते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ। पर जैसे ही चंद्रा राउत को पहचानने से इनकार करती है इस पर चंद्रा राउत पार्वती को जवाब देते हुए कहता है कि भले ही तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। दरअसल चंद्रा राउत पार्वती का नाम ही नहीं बताता है बल्कि उसके घर परिवार वालों के साथ साथ गाँव का भी नाम बता देता है, जिसे सुन करके पार्वती को भी लगता है कि शायद चंद्रा राउत उसका जानने वाला है। इसीलिए चंद्रा राउत के बाइक पे बैठकर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों उस दिन मार्केट में जाते तो हैं लेकिन उसके बाद से अब अक्सर चंद्रा राउत पार्वती को अपने बाइक पे ही बिठाकर उसे मार्केट ले जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चंद्रा राउत और पार्वती के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद से फ़ोन पे भी एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते आखिरकार चंद्रा राउत और पार्वती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है आखिरकार चंद्रा राउत और पार्वती दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन चंद्रा राउत मार्केट में एक होटल का कमरा बुक करता है और वहीं पे पार्वती को मिलने के लिए बुलाता है। पार्वती जब उस होटल के कमरे में मिलने के लिए जाती है उसी कमरे के अंदर चंद्रा राउत और पार्वती के बीच में पहली बार संबंध बनता है और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन चंद्रा राउत और पार्वती के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी पार्वती के परिवार वालों को कभी नहीं मालूम चलता है। ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है, पर 2 साल बाद एक दिन पार्वती जब चंद्रा राउत से मुलाकात करके पैदल ही अपने घर वापस आ रही थी, रास्ते में उसकी सहेली निर्मला मिल जाती है। निर्मला जब अपने सामने पार्वती को देखती है देखते ही कहती है कि मुझे मालूम है तुम कहाँ से आ रही हो। दरअसल तुम्हारा चंद्रा राउत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है ना, और तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया भी नहीं। जैसे ही प्रेम प्रसंग का उजागर करती है ये सुन करके पार्वती भी मुस्कुराते हुए कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी लेकिन मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिलने की जब बात कहती है सुन करके निर्मला उसे समझाते हुए कहती है कि काश तुम्हें
पहले थोड़ा सा भी अगर टाइम मिल गया होता और अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं होती। ज़िंदगी बर्बाद होने की जब बात कहती है सुन करके पार्वती भी एकदम से चौंक जाती है। पार्वती अपनी सहेली से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ मुझे बताओ, क्योंकि मैं चंद्रा राउत से सच्चा वाला प्यार करती हूँ। अपने प्यार की जब दुहाई देती है उस पर निर्मला उसे समझाते हुए कहती है कि शायद तुम्हें चंद्रा राउत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चंद्रा राउत ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम है सिया राउत। शादीशुदा का नाम जब सुनती है, ये सुनने के बाद पार्वती के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पार्वती को निर्मला के बातों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए पार्वती निर्मला से सवाल करती है कि तुम चंद्रा राउत के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। इस पे निर्मला अपनी सहेली को समझाते हुए कहती है कि दरअसल तुम्हारे प्यार के बारे में मुझे कल ही मालूम चला है। दरअसल चंद्रा राउत मेरा दूर का लगने वाला एक रिश्तेदार है। चंद्रा राउत जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसे एक दो नहीं 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का जब नाम सुनती है, सुन करके पार्वती एकदम से गुस्से में आ जाती है। वहाँ से जब अपने घर पे आती है, रात भर सो नहीं पाती है। दरअसल पार्वती को लगता है कि चंद्रा राउत उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ किया है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद पार्वती एक फैसला लेती है कि वो चंद्रा राउत को सबक सिखा कर ही रहेगी। जब सुबह होती है, अगली सुबह तैयार होकर के करीब 10 बजे के आसपास जब अपने घर से निकलती है, अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि मैं सिलाई सेंटर जा रही हूँ और शाम के वक्त मुझे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि मैं उधर से अपनी सहेली निर्मला से मिलने के लिए चली जाऊँगी। लेकिन पार्वती जब अपने घर से निकलती है, ना तो अपनी सहेली के पास जाती है और ना ही सिलाई सेंटर पे जाती है, बल्कि सीधे गुरुमडीही गांव चंद्रा राउत के घर पे पहुंच जाती है। चंद्रा राउत का घर जो गांव के सबसे लास्ट छोर पे होता है, उसके बाद से जंगल शुरू हो जाता है। चंद्रा राउत के जब घर पे पहुंचती है, उस वक्त चंद्रा राउत के साथ उसकी पत्नी भी घर पे मौजूद थी। जैसे ही उसके दरवाजे पे पहुंचती है, पार्वती चंद्रा राउत को चीख चीख करके गालियाँ देना शुरू कर देती है। गालियाँ सुन करके जब चंद्रा राउत की पत्नी सिया राउत अपने कमरे से बाहर निकलती है, पार्वती को देख करके उसे समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगता है कि उसका पति का पार्वती के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए सिया राउत अपने पति की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहती है कि उसे घर के अंदर बुलाओ। चंद्रा राउत पार्वती को समझाते हुए कहता है कि मेरी पत्नी काफ़ी समझदार है, घर के अंदर चलो और फिर तीनों बैठ करके इस मसले का हल निकालते हैं। घर के अंदर जाने की जब बात कहता है, पार्वती भी चंद्रा राउत की बातों में आ जाती है और घर के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है, चंद्रा राउत की पत्नी घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। साथ ही साथ अपने पति की तरफ इशारा देते हुए कहती है कि आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। पार्वती का काम तमाम करने की जब इशारा करती है, चंद्रा राउत भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से कमरे के अंदर ही पति पत्नी दोनों मिल करके पार्वती की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पिटाई करके जब थक जाते हैं, आखिरकार उसके बाद से दोनों पति पत्नी मिल करके पार्वती की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। पार्वती की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से तुरंत ही उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद से पार्वती की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। इसी प्लान के तहत घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार को लेकर के आते हैं और उसी हथियार से पार्वती की डेड बॉडी को 31 अलग हिस्सों में कर देते हैं और उसके बाद से रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात्रि हो जाती है, पूरे गांव में जब सन्नाटा हो जाता है, उसके बाद से पति पत्नी मिल करके पार्वती की डेड बॉडी को लेकर के बगल के जंगल में जाते हैं और जंगल में एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में पार्वती की डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देते हैं। साथ ही साथ उसमें नमक भी डाल देते हैं ताकि पार्वती की डेड बॉडी जल्दी से गल जाए। उसके बाद से पति पत्नी दोनों अपने घर चले आते हैं। दरअसल चंद्रा राउत और उसकी पत्नी को पूरा यकीन होता है कि जब पार्वती उनके गांव में आई होगी, किसी व्यक्ति ने उसे देखा नहीं होगा, इस वजह से हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। पर जैसे ही लगभग 5 दिन का समय गुजरता है, गांव का ही एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि कुछ कुत्ते उस गड्ढे को खोद रहे थे। कुत्तों ने आखिरकार गड्ढे को इतना खोद दिया था कि उस गड्ढे में से पार्वती का हाथ बाहर आ जाता है। गांव का व्यक्ति जैसे ही उस हाथ को देखता है, वहां से भागते दौड़ते गांव में जाता है और इस बात की जानकारी गांव को लोगों को देता है और धीरे धीरे इस बात की जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। वाकई में चंद्रा राउत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस चंद्रा राउत के ही तहरीर पर उसकी पत्नी सिया राउत को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। चंद्रा राउत की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से
पार्वती हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ करके चली जाती है, बल्कि उसके 5 बच्चे भी हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार बघेल। सुनील कुमार बघेल जो राजपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं विजय कुमार। विजय कुमार जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं धनंजय कुमार। धनंजय कुमार जो जिला सुपौल बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।